जो 498 ए है उनका बहुत दुरुपयोग हो रहा है और इसमें एक अच्छा खासा जो लड़का और लड़का की फैमिली तो बर्बाद हुए जा रहे हैं। हमारी सोसाइटी खुद फैसला कर देती है कि अगर किसी लड़के पे रेप केस हुआ है तो वो रेपिस्ट है, किसी लड़के ने अगर ये 498 लगा है तो वो करता होगा। ये हम गांव में कहावत कहते हैं कि लड़की है झूठ, औरत है झूठ थोड़ी ना बोलते ही, ओकरा ना तू खोलती तब ना गेल होता ही। मतलब ये टैबू हम लोग सोच समझ लेते हैं पहले से ही। जिनकी शादी होती है, जो पति होते हैं, उनका मेंटालिटी ये होता है कि मैंने अगर इनसे शादी की है तो ये मेरी एक तरीके से मैं दिन को रात बोलूँ तो रात, दिन को दिन बोलूँ, दिन को रात को दिन बोलूँ। तो लड़की एक वरीय पदाधिकारी के रूप में सिलेक्टेड हुई है तो उनकी शादी भी उसी रैंक में होती है। ये भी तो एक दहेज का ही एक फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं एम न्यूज, मैं हूं मोना पटेल। आज हमारे बगल में आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब है। घरेलू हिंसा पर इनसे मेरी चर्चा होगी। घरेलू हिंसा को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, घरेलू हिंसा आखिर क्यों होती है, बस इन्हीं सब बातों पे इनसे मैं चर्चा कर रही हूँ। सर, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका और नमस्कार। मैं अविनाश राज जगत जननी माँ सीता की जन्मभूमि से, सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ। धन्यवाद मैडम आपका, आपने मुझे बुलाया। अब सर, महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा होता है इसका क्या कारण है? मैडम, सबसे पहले घरेलू हिंसा से पहले हम महिलाओं के बारे में जानना चाहेंगे। महिला के रूप में जन्म नहीं लेती, लड़की के रूप में जन्म लेती है। हमारा सोसाइटी उसको नारी, महिला बना देता है। और जैसा कि मैडम आपने एक टॉपिक उठाया था डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, ये आजकल बहुत चरम अवस्था पे है और मुझे लग रहा है कि इसे कम करने में सबसे पहले हमको शुरू स्टार्टिंग करना चाहिए। जैसे कि किस तरीके की हमारी परवरिश होती है, हम क्यों लड़के और लड़कियों में विभेद पैदा करते हैं, हम क्यों हमेशा ये प्रयास करते हैं कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती हैं, लड़कियां हमेशा शोषित होनी चाहिए। पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। और मैडम, आजकल आए दिन आप देख रही हैं, मतलब महिलाएं एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल होने लगी हैं। खासकर शादी से पहले तक तो अपनी माता पिता की लाडली होती हैं, लेकिन शादी के बाद आप देखेंगे उनको तो मतलब वो जस्ट एज अ ऑब्जेक्ट, जितनी धूमधाम से उनकी शादी होती है उसके बाद बहुत सारे रिपरकशन ऐसे आते हैं जिसमें आप देखेंगे कि महिलाओं को जस्ट एक ऑब्जेक्ट के रूप में, एक आप, मैं यूं ही कहूँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, एक दाई के रूप में महिलाओं को घर में बहुत सारे ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं। उसी केसेस के रिगार्डिंग मैं अभी सीतामढ़ी भी आया था, जिसमें एक महिला जिसकी शादी आज से 3 वर्षों पूर्व गाजे बाजे के साथ बहुत धूमधाम से शादी की गई थी और शादी के कुछ ही महीनों बाद पता चला कि उसका पति उसको मारता है, पीटता है, जलाता है। उसी की केसेस चल रही थी जिसके रिगार्डिंग मैं सीतामढ़ी में आया था और यहाँ सीतामढ़ी की पुलिस प्रशासन के मदद से और माननीय सीतामढ़ी न्यायालय के इंटरफेयर से उनका डिसीजन हो गया, उनका केस डिस्पोज हो गया। बता दूं कि सबसे पहले मैं इसको ना बहुत ग्राउंड स्तर से बात करना चाहूँगा। जैसे कि मैं बहुतों लोगों से बात की इस बारे में, मैं इसको बहुत निचले स्तर से जानना चाहा, जिसमें महिलाएं का सिंपल सा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका स्टेटमेंट होता है कि लड़कियां हैं तो उनको चुप रहना चाहिए, लड़कियों हैं तो उनको सहना चाहिए, लड़कियों हैं तो उनको हर बात को इग्नोर करना चाहिए। बट मुझे ऐसा बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। लड़कियां केवल शोषित होने के लिए जन्म नहीं लेती हैं, महिलाएं केवल शोषित होने के लिए नहीं बनी होती हैं। ये जो लड़के हैं या जिनकी शादी होती है, जो पति होते हैं, उनका मेंटालिटी ये होता है कि मैंने अगर इनसे शादी की है तो ये मेरी एक तरीके से मैं दिन को रात बोलूँ तो रात, दिन को दिन बोलूँ, दिन को रात को दिन बोलूँ तो दिन। लेकिन ऐसा नहीं है। आज लड़कियां भी पढ़ रही हैं मैडम, लड़कियां भी लिटरेट हो रही हैं, आज हमारी बहन बेटियां बहुत आगे जा रही हैं। तो वो जमाना नहीं रह गया जिसमें हम लड़कियों को आराम से आसानी से दबा सकेंगे, कुचल सकेंगे। आज सबको अपने अपने अधिकार के बारे में पता है कि उनकी क्या फंडामेंटल राइट्स है, क्या उनके अधिकार है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सब होने का एक मुख्य वजह ये भी है कि दहेज प्रथा? मैडम, दहेज प्रथा ना कहें, ये दहेज कुप्रथा है और हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं जिसके परिणाम भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। लेकिन मैडम, इसको कैसे ख़त्म करेंगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे आप प्रशासनिक स्तर पे, जैसे कि आप बिहार सरकार के किसी जॉब में कार्यरत हैं तो आप दहेज लेना और देना दोनों दंडनीय अपराध है, आपसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन कराई जाती है। लेकिन मैडम आप देखिए तो ये ऑरा क्या है। जैसे अगर एक लड़की सेटल्ड है, अगर एक लड़की एक वरीय पदाधिकारी के रूप में सिलेक्टेड हुई है तो उनकी शादी भी उसी रैंक में होती है।
ये भी तो एक दहेज का ही एक फॉर्मेशन होता है मैडम। और आजकल हम ये माना जाता है, जैसे कि शादी की बात करें मैडम, तो आप ये जो आजकल के बारे में जो बहुत सारे दकियानूसी सोच है, ये लोग लिव इन रिलेशनशिप को, या लड़कियां अपनी मनपसंद का दूल्हा नहीं चुन सकती हैं, इनके बारे में विरोध करते हैं। लेकिन मैडम मैं इतिहास में बात करूं, वैदिक पीरियड में बात करूं, वैदिक काल से ही गंधर्व विवाह, स्वयंवर रचा जाता था। मैडम स्वयंवर का मतलब क्या होता था? हमारी सीता जी, परम पूजनीय जनक जगत जननी माँ सीता, उन्होंने तो स्वयंवर में ही श्री राम को चुना था। तो सिंपल, उसमें भी तो सीता जी ने अपने मनपसंद दूल्हा को चुना था। और आप गंधर्व विवाह की बात करती हैं, आप देखिए उस समय भी गंधर्व विवाह होता था, जिसमें लिविंग रिलेशनशिप पहले लड़का के साथ रह रहे हैं, क्या है नहीं, ये मतलब ये सब एक पार्ट है। और मुझे लगता है मैडम कि आज जिस जनरेशन में हम हैं, उस जनरेशन में लड़कियों को, महिलाओं को दबाया और कुचला नहीं जा सकता है। सबके सब इंफॉर्मेटिव हैं, सबके सब जागरूक हैं। लेकिन मैडम इसका एक दुष्परिणाम भी है। इसका एक दुष्परिणाम ये है कि आजकल इन सारे जितने भी आईपीसी के चार्जेज है, 498A डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, तो महिलाएं बहुत जागरूक हुई हैं। लेकिन इसका एक बुरा गंदा नतीजा ये आया है कि अब इसके बहुत सारे उल्टे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मैडम मैं पटना हाईकोर्ट में काम किया 1.5 साल, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा हूँ। मैडम मैंने बहुत सारे ऐसे फेक केसेस देखे हैं जिसमें एक लड़के की जीवन बर्बाद हो जाती है। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये है जो रियलिटी वो सामने है। क्योंकि मैडम मैं बहुत सारे जगह ऐसे देख रहा हूँ कि लड़कियाँ इसको एक अपर हैंड के रूप में ले रही हैं, महिलाएं इसको एक अपना मतलब एक ऐसा, यानी कि महिलाएं का होता है क्या, जो कोई शोषित हुई होती है, बिना शोषित हुए भी केस कर देती है। सर ऐसा कितना केसेस आपके पास आता है? मैडम कुल मिला जुला कर मैंने 17 केसेस अभी तक, मैं अभी जस्ट रिसेंट, मैं खुद से, पहले तो मैं सीनियर के अंडर काम करता था, अब जब से मैं खुद से काम करने लगा हूँ, मैंने 17 केसेस से सुलझा दिए हैं। और मैडम इनमें से बहुतों केस मेरे पास ऐसे हैं जिसमें, जैसे मैं बता दूंगा मैडम, आईपीसी के 498A हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप पति द्वारा प्रताड़ित की जाती है, मेंटली फिजिकली मारपीट किया जाता है, या पति के रिश्तेदारों द्वारा अगर आपको परेशान किया जाता है, तब जाकर के 498A इन्वोक करते हैं, 498A चार्ज बनती है। लेकिन मैडम आजकल का क्या सीन है कि अगर आपके पति आपको मनपसंद सम्मान नहीं दिला रहे हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कोई भी डिमांड है, अगर आप पत्नी हैं, अगर आपकी कहीं और कोई रिलेशनशिप चल रहा है और आपको अपने इस पति से निकलना है, इस पर भी वो सब 498A लगा दे रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो 498A है उनका बहुत दुरुपयोग हो रहा है, और इसमें एक अच्छा खासा जो लड़का और लड़का की फैमिली तो बर्बाद हुए जा रहे हैं। मैंने मेरे पास एक केस आया था, गौरव यादव, सॉरी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, मतलब मेरे पास एक क्लाइंट का केस आया था, उसमें उनकी वाइफ कहीं और इंटेंगल्ड थी, किसी और लड़के के साथ इंटेंगल्ड थी, और उनको उस लड़के के साथ जाना था। इसके लिए उसका पति छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने अपने पति पे फेक केस लगा करके उसके सारे परिवार को बर्बाद कर दिया। लड़का 4-5 साल जेल में रहा, और जब बाद में जब ट्रायल चला तो लड़का एक्विट किया गया, लड़की को बहुत कम पनिशमेंट दे करके छोड़ दिया गया, क्योंकि लड़की कहीं शादीशुदा थी। तो मैडम इसके बहुत, यानी पति पे केस भी कर दी, जब तक वो केस चला तब तक दूसरी जगह शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए। और माननीय न्यायालय ने उनको बहुत छोटा सा पनिशमेंट दे करके छोड़ दिया, क्योंकि वो लड़की के घर बस गई थी, एक जगह शादी कर ली थी, तो छोटे छोटे बच्चे थे। तो इसको लेकर माननीय न्यायालय ने इसको उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं समझा, बाकी इधर लड़के की लाइफ बर्बाद हो गई थी। यानी आपके कहने के अनुसार ये है कि आजकल जो है महिलाएं अपने जो उनको सरकार के द्वारा मदद मिल रहा है उसका दुरुपयोग कर रही है। मैडम सबके बारे में ऐसे सामूहिक तो बात नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहा हूं जिसमें 498A का, डोमेस्टिक वायलेंस का, एक ना महिलाओं का इसमें अपर हैंड होता है। क्योंकि इस केसेस में क्या होता है कि प्राइमरी रूप से आपको जैसे ही FIR रजिस्टर्ड होता है, इसमें लड़के को दोषी मान लिया जाता है। मैडम ऐसे बहुत सारे ऐसे इतने फेक केसेस क्या लड़का दोषी नहीं होता है? मैडम लड़का दोषी नहीं होता है, ये बहुत स्ट्रांग वर्ड हो जाएगा, ये बहुत फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा। लड़के दोषी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। लेकिन उससे पहले हम और हमारी सोसाइटी खुद फैसला कर देती है कि अगर किसी लड़के पे रेप केस हुआ है तो वो रेपिस्ट है, किसी लड़के ने अगर ये 498 लगा है तो वो करता होगा। ये हम गांव में कहावत कहते हैं
कि लड़की है, झूठ औरत है, झूठ थोड़ी ना बोलते ही, ओकरा ना तू खोल के तब ना गेल होता ही, मतलब ये टैबू हम लोग सोच समझ लेते हैं पहले से ही। तो हमारी टीम है एक उड़ान टीम, हम सब इस पे काम भी कर रहे हैं। जैसे महिलाएं शोषित होती हैं वैसे पुरुष भी शोषित होते हैं, और इसके बारे में हम कभी अलग से इस पर विशेष चर्चा करेंगे। यानी आपके कहने अनुसार जैसे महिलाओं के लिए महिला खाना खुला है, क्या पुरुषों के लिए पुरुष खाना खोलना चाहिए? मैडम पुरुष तो मेरे ख्याल से जन्म ही लेते हैं, क्या कहें, ऑन द कैमरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन बड़ी ये दुख की बात है मैडम। आप देखिए, महिला थाना होता है, महिला आयोग होती है, लेकिन कभी आपने पुरुष आयोग के बारे में नहीं सुना होगा, कभी आपने पुरुष थाना के बारे में नहीं सुना होगा। मैडम अगर एक महिला है, उनका एज छोड़ दीजिए, किसी भी एज में है, वो किसी भी लड़के पे, बच्चा बूढ़ा किसी पे भी रेप केस इन्फ्लिक्ट कर सकती हैं, वो केस चार्ज हो जाता है। लेकिन मैडम आप इसके अपोजिट चले जाइए, एक पुरुष कभी भी महिला पर रेप केस नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारा जो मतलब मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मुझे नहीं कहना चाहिए, हम सब ये मान के चलते हैं कि गलती हमेशा पुरुष की ही होता है, महिला तो गलती कर ही नहीं सर, तो सकती। क्या ऐसा भी है कि महिला भी रेप करती है किसी को? मैडम बस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी मेरे पास एक केस आया था, मैं केस स्टडी कर रहा था, तो उसी में मुझे पढ़ने को मौका मिला कि एक 12 साल के लड़के पे एक 12 साल का लड़का एक 42 साल की महिला के साथ ये था, और वो 42 साल की महिला उस 12 साल के लड़के पर रेप केस इन्फ्लिक्ट की थी। मैडम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये मतलब सोशियली मुमकिन है क्या? मैं एक और केस पढ़ रहा था जिसमें एक 32 साल की महिला एक 62 साल के वृद्ध पुरुष पर, जो कि 6 या 7 महीनों से बेड रिटेन था, उस पर जा करके उन्होंने रेप केस आरोप लगाया था, जबकि उन पे चार्ज फ्रेम हो गए थे। तो यही है, और मैंने इस पे अच्छी खासी इंक्वायरी भी की है, मैंने एक वो किया है, और जिस दिन आप अगली बार बुलाएं तो हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। चलिए, ये थे वकील साहब अविनाश पटेल सर, और इन्होंने जो भी कहा इस पर आपका क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। क्या आपको भी लगता है कि जो भी कानूनन महिलाओं को बेनिफिट दिया जाता है, महिला उसका दुरुपयोग कर रही है, या सच में महिला के साथ जो अत्याचार होता है अगर पुरुष के साथ भी होता है, तो क्या पुरुष के लिए भी एक पुरुष थाना खुलना चाहिए जैसे महिलाओं के लिए है? तो क्या आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वकील साहब से अगर आपका कुछ सवाल है, कुछ ऐसा बात करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सर आपको जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद आपका। देखिए, कैमरा के सामने आने के बाद ना